महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। सरकार में शामिल होने के बाद से ही शिवसेना के हौसले सातवें आसमान पर है। अब शिवसेना बड़े बड़े सपने देख रही है। शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे सीएम बनने के बाद पीएम भी बन सकते हैं। ऐसा संकेत शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया है। राउत ने कहा है कि मुंबई में शिवसेना भवन भविष्य के राजनीतिक भूकंप का केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा बने। राउत ने कहा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि बीजेपी एकजुट है और उनके कोई भी नेता बगावत नहीं करेंगे। कुछ दिन इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन पार्टी छोड़ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि शिवसेना भवन भविष्य के राजनीतिक भूकंप का केंद्र बनने जा रहा है। राउत के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि बीजेपी के कुछ गिने चुने कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच बार बार नोकझोंक पर राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले 4-5 साल नहीं बल्कि अगले 20 से 25 साल तक महाविकास अघाड़ी काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि ठाकरे को राज्य के साथ ही देश की राजनीति में भी उतरना चाहिए और ये होगा। वहीं राउत के दावों के उलट बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि आगामी दिनों में दूसरे दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि दोनों दलों के बीच दावा करने का खेल काफी लंबे समय से चल रहा है। बीजेपी भी कई बार कह चुकी है कि जल्द ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि शिवसेना की माने तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक है। कल जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के नतीजे आए, जिसमें गुपकार गठबंधन जरूर आगे है। जम्मू कश्मीर में ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद गुपकार गठबंधन से ज्यादा वाहवाही बीजेपी की क्यों हो रही है? इस पर काफी सवाल उठे कि जम्मू कश्मीर में जीत तो गुपकार गठबंधन ने दर्ज की है, तो आखिर बीजेपी इस चुनाव में इतनी चर्चा में क्यों है? दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, जिसमें गुपकार गठबंधन ने कई सीटें अपने नाम करके जीत हासिल की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर गठबंधन की बात ना करके सिर्फ पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी इस चुनाव में अकेले लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को कुल 74 सीटें मिली है और गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली है। अब गठबंधन में 112 का आंकड़ा सभी पार्टियों को मिली सीटों का आंकड़ा है, लेकिन वहीं बीजेपी की सीटों का आंकड़ा अकेले बीजेपी के दम पर हासिल किया हुआ आंकड़ा है। कश्मीर में पूरी तरह से ना सही, लेकिन जम्मू में बीजेपी ने अपने पैर पसार लिए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीजेपी ने घाटी में जीत दर्ज की है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे बीजेपी की जम्मू कश्मीर में धमाकेदार एंट्री मानी जा रही है। वहीं अगर बात करें गुपकार गठबंधन की, तो अगर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी या गठबंधन में अन्य दल अलग अलग चुनाव लड़े होते तो बीजेपी के सामने टिक पाना उनके लिए आसान नहीं हो पाता। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की यह शानदार पहल है, जिसकी सराहना इस वक्त पूरा देश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन था तो वहीं बीजेपी अकेले। इसके बावजूद बीजेपी ने गुपकार गठबंधन को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी ने अब्दुल्ला और महबूबा परिवार को उनकी औकात बता दी है। अब अगर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है तो ऐसे ही बीजेपी से झुंड में गठबंधन करके मुकाबला करना होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक अभिनेत्री कंगना रनौत और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को फंसाने चले थे, लेकिन अर्नब पर लगे आरोप झूठे निकले। अर्नब जमानत पर रिहा हो गए हैं, जबकि कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग जोर शोर से उठाई थी। लेकिन अब सरनाईक ही बुरी तरह फंस गए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के ठाणे के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रताप सरनाईक के घर और ऑफिस समेत मुंबई और ठाणे में 10 ठिकानों पर रेड की थी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को टॉप सिक्योरिटीज से 7 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा ईडी को टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और सरनाईक के बीच के संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले हैं। ईडी इस मामले में सरनाईक से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन शिवसेना विधायक ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार समन भेजने के बावजूद सरनाईक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। वहीं उनके बेटे पूर्वेश सरनाईक और विहंग सरनाईक को ईडी ने फिर से समन भेजा है। वहीं इस मामले में सरनाईक के करीबी अमित चंदोले को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंदोले टॉप सिक्योरिटी ग्रुप का प्रमोटर है। हालांकि सरनाईक समन भेजने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इससे शक गहराता जा रहा है। माना जा रहा है कि इस पूरे खेल में सरनाईक भी शामिल है और इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों अचानक दिल्ली के रकाबगंज स्थित गुरुद्वारा क्या पहुंचे। मोदी के विरोधियों को मिर्ची लग गई। मोदी विरोधी बेचैन हो गए, इसे नाटक बताने लगे। इतना ही नहीं, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने तो इसे किसान आंदोलन से जोड़ दिया। जब से पीएम गुरुद्वारे से वापस आए हैं, उन पर शुरू हुई टीका टिप्पणी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब भला माहौल मोदी पर निशाना साधने का हो तो इसमें शिवसेना पीछे कैसे रह सकती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए पीएम मोदी के दिल्ली के रकाबगंज स्थित गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर की समाधि पर जाने के मामले पर तंज कसा है। शिवसेना के मुताबिक पीएम मोदी सिखों के किसान आंदोलन से किनारा करते हुए गुरुद्वारे में पहुंचे। संपादकीय में लिखा गया है कि पीएम मोदी जिन गुरु तेग बहादुर का दर्शन लेने गए थे, दिल्ली की सीमा पर हजारों सिख लड़ाके भी उन्हीं गुरु तेग बहादुर की प्रेरणा से लड़ रहे हैं। हालांकि मोदी विरोधियों की ये पुरानी आदत है। पीएम जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, कांग्रेस सहित तमाम दल इसे राजनीति से जोड़ देते हैं। जबकि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, वो कई बार मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में गई थी। ईद का शीर कुरमा और बिरयानी भी खाई है, लेकिन मोदी के संदर्भ में विरोधी कुछ अलग भूमिका अपनाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मोदी के गुरुद्वारे जाने के बाद से ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बड़ा सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए विपक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? अगर मोदी गुरुद्वारा गए तो उसमें क्या गलत है, इसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के आवाज को दबाने की कोशिश काफी लंबे समय से चल रही है। सुशांत की हत्या को लेकर कंगना ने उद्धव सरकार के खिलाफ मुंह खोला तो महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने कंगना का ऑफिस ही गिरा दिया। इसके बाद तो कंगना और उद्धव ठाकरे के बीच जंग छिड़ी हुई है। कंगना आए दिन ट्विटर के माध्यम से उद्धव सरकार पर हमला करती हैं। वहीं कंगना के ट्विटर अकाउंट को ही अब बंद कराने की कोशिश हो रही है। कंगना पर आरोप लगाया गया है कि वो ट्विटर के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती हैं। इसके लिए दिसंबर में ही एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया कि कंगना ने अदालत के लिए पप्पू सेना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कंगना का ट्वीट दो समुदाय के बीच दुश्मनी और नफरत फैला रहा था और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा था। हालांकि अब इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कंगना को अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी ये पूछा कि क्या वो साबित कर सकते हैं कि कंगना के ट्वीट से उनके मौलिक अधिकार को क्षति हुई है। हालांकि कोर्ट ने याचिका का निपटारा नहीं किया और मांग की अस्पष्ट याचिका को जनहित याचिका में बदल दिया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता एडवोकेट अली कासिफ खान देशमुख से 7 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर नए सिरे से बहस करने का भी आग्रह किया है। वहीं इससे पहले कंगना के ऑफिस गिराए जाने के मामले में ही हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार और बीएमसी को ही फटकार लगाई थी। उस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला गया था और कंगना ने उसे अपनी जीत बताया था। वहीं अब इस मामले की सुनवाई के लिए 7 जनवरी का इंतजार करना होगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रामक होकर नए अवतार में आया है। इसके बाद ब्रिटेन से आने वाले हवाई जहाजों पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में पिछले 7 दिनों के अंदर ब्रिटेन से आए लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हैं। शिवसेना ने कोरोना के नए स्ट्रेन के बहाने ब्रिटिश पीएम और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर निशाना साधा है। संपादकीय में लिखा गया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अहमदाबाद आकर कोरोना को फैलाया था, तो क्या ब्रिटेन के पीएम जॉनसन भी दिल्ली आएंगे? सामना ने लिखा है कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए ट्रंप अहमदाबाद पहुंचे थे और ट्रंप के साथ आए लोगों ने कोरोना फैलाने का काम किया। इसीलिए ट्रंप की तुलना में सज्जन और सरल जॉनसन का क्या करें, ये सवाल है। सामना ने लिखा है कि एक समय ग्रेट ब्रिटेन ने दुनिया भर में राज किया। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी ढलता नहीं था, ऐसा गर्व के साथ कहा जाता है। लेकिन इस समय दुनिया ब्रिटेन का बहिष्कार कर रही है। दरअसल ब्रिटिश कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा डरा हुआ देश में राज्य महाराष्ट्र ही है, क्योंकि पिछली बार चीन वाला कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र में ही मचाई है। ऐसे में ब्रिटेन के वायरस का खौफ इतना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि ब्रिटिश पीएम गणतंत्र दिवस पर भारत आते हैं या नहीं, ये सवाल काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।